जब मैं पर्सनली भी, क्योंकि जीटी रोड फंसी हुई है, तो मुझे भी अंदर से आना पड़ता है। मैं भी आम नागरिक की तरह अंदर से ही जी, आती जी। हूँ। लीजिए जैसे कि आप निकिता कह रहे हैं, मैं उसकी बड़ी बहन हूँ, छोटी बहन हूँ, या मान लीजिए मैं उसकी क्लास। 2018 की साफ सफाई ऑफिसर प्राचिता जी आज मेरे साथ हैं। उनसे हम आज बात करेंगे किस तरीके से उन्होंने इतने 11 महीने उनके पूर्ण हुए और किस तरीके से उन्होंने अपनी उपलब्धियों पे काम किया है, किस तरीके से उनकी कार्यशैली रही है। एसडीएम बल्लभगढ़ प्राचिता जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू। पहला प्रश्न मैम आपसे ये रहेगा मेरा कि 11 महीने पूर्ण हो गए हैं, आपका जो फर्स्ट डे था, आपकी फर्स्ट पोस्टिंग है ये, तो आपको क्या लगा कि बल्लभगढ़ में किस चीज़ की कमी चल रही है, बल्लभगढ़ में किन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा जिसको आप पे ध्यान देना है? जी। तो पहले तो मैं मोहित आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने मुझे अपने चैनल पे बुलाया है। और जैसा कि आपने कहा, जब मैं पहली बार बल्लभगढ़ आई थी तो मैं कमी तो नहीं कहना चाहूँगी। मैंने ये देखा कि बल्लभगढ़ जो मेरा खुद का शहर है, मैं बनारस से बिलोंग करती हूँ, उत्तर प्रदेश में, और मुझे लगा कि बल्लभगढ़ वैसे ही छोटी छोटी गलियों का और छोटे छोटे मोहल्लों का शहर है। तो मुझे बहुत आत्मीयता सबसे पहले तो मैं कहूँगी मतलब महसूस हुई बल्लभगढ़ के साथ। मुझे लगा कि शायद मैं वापस अपने शहर आ गई हूँ जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ। और कमियाँ जो मुझे अपने शहर में लगती हैं बनारस में, थोड़ी मोड़ी वही मुझे यहाँ पे भी लगी। जैसे मुझे ये लगा कि यहाँ पे ट्रैफिक मैनेजमेंट उतना अच्छा नहीं है, यहाँ पे स्वच्छता के लिहाज से जब लैग कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगा। यही कमी मुझे अपने शहर में भी लगती है। ट्रैफिक मैनेजमेंट को बेटर किया जा सकता है, ये भी मुझे लगा। अगेन जो कमी मुझे अपने शहर में लगती है, यही 2-3 कमियाँ मुझे यहाँ पे लगी, जो मुझे ये लगा कि मैं अगर स्फूर्ति जनता में लेकर आऊँ, यहाँ पे लोगों को मोटिवेट करूँ और जनता के सहयोग से अगर मैं यहाँ पे काम करूँ, तो शायद मैं इसमें अपना थोड़ा सा योगदान दे पाऊँगी। मैम पिछले साल की बात करते हैं, 2020 में हमने देखा था निकिता हत्याकांड, जो कि पूरे देश भर में इसकी चर्चा चली है। उसमें भी आपकी अहम भूमिका रही क्योंकि आपके बल्लभगढ़ क्षेत्र से ही वो काम हुआ था। उसमें हमने देखा गया था किस तरीके से न्यूज़ डाउनलोड में आपको जानकारी प्राप्त आई थी कि किस तरीके से जो कॉलेज है, कैमरे की सुविधा नहीं है, सर्विलेंस की सुविधा नहीं है। उसके बाद आपने मौके पर ही तुरंत ही शायद उसी दिन वो कैमरा वहाँ इंस्टॉल करवा दिया था। सड़कों पर जाम लग रहा था, लोगों वहाँ पर आपने बातचीत करी थी खुलवाने के लिए। उसके बाद हाल फिलहाल में आज बात करें तो आपके ऑफिस के पटवार घर में भी जो एक मामला सामने आया था, किस तरीके से एक पटवारी अपनी ही प्राइवेट किसी व्यक्ति को बिठा के उसको सैलरी पे करता है, जिस पे भी आपको जानकारी मिले तो तुरंत आपने उसके खिलाफ कार्रवाई की और एफआईआर दर्ज करी। तो जो ऐसे मामले रहते हैं हाई लेवल के कह लें या फिर जो रेगुलर बेसिस पे मामले रहते हैं, क्या स्ट्रेटेजी रहती है आपकी और किस तरीके से आप इनको टैकल करते हैं? देखिए, इसमें कोई स्ट्रैटेजी तो नहीं रहती है मेरी एक ही स्ट्रैटेजी रहती है, वो ये है कि मतलब मेरा काम साफ हो, मेरा काम मेरे इंटेंशंस के हिसाब से हो, वेल इंटेंशन काम करना चाहती हूँ और जनता के हित में हो। मैं ये नहीं सोचती कि मैं मतलब अधिकारी हूँ। मैं ये सोचती हूँ कि मैं ही अगर किसी तहसील में जाऊँ, मैं ही अगर मान लीजिए जैसे कि आप निकिता कह रहे हैं, मैं उसकी बड़ी बहन हूँ, छोटी बहन हूँ, या मान लीजिए मैं उसकी क्लासमेट हूँ, तो मैं अपने आप को उस जगह पर रख कर सामने वाले की पीड़ा को महसूस कर पाती हूँ, ऐसा मुझे लगता है। मुझे लगता है कि अगर मेरे पटवार घर में कोई परेशानी आ रही होगी, तो जनता को परेशानी आ रही होगी, तो मुझे भी उस पर संज्ञान तुरंत लेना चाहिए। वैसे ही महिला होने के नाते जो ये केस हुआ था, बहुत ही दुखद केस हुआ था। ये भी मैं कहना चाहूँगी कि हमारे प्रशासन ने इस पर बहुत त्वरित रूप से एक्शन लिया था। हमारी पुलिस ने भी इमीडिएटली मतलब कल्प्रिट्स को पकड़ लिया था। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, इनमें कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती है, इसमें आप दिल से काम करते हैं बस। अब हम बात करते हैं, महामारी का दौर चल रहा है, 1 साल से आप देख रहे हैं, 1.5 साल से ज़्यादा ही हो गया है। अब मैम हमने देखने को मिला है जैसे आपको नोडल ऑफिसर ही बनाया गया था मेडिसिन का, जैसे कि कालाबाजारी चल रही थी रेमडेसिविर की कहें तो उसमें भी आपने रोकने की पूरी कोशिश करी, काफ़ी प्रयास करे। और अब केंद्र सरकार के, राज्य सरकार की जो योजनाएं होती हैं, जो उनकी बातें होती हैं, नीतियाँ होती हैं, वो भी आप अपने क्षेत्र में पूरी लोगों तक फ़ायदा पहुँचाने की पूरी कोशिश करती हैं। तो वो आप किस तरीके से, आपका क्या अनुभव रहा है इस समय, क्योंकि आपके फर्स्ट पोस्टिंग में इतना बड़ा आपको एक्सपीरियंस मिल गया एक तरीके से? जी हाँ, मैंने जब मतलब जब मुझे यहाँ पहले तो कोविड की ही बात करें, तो कोविड एक ऐसी अ, बहुत असामान्य टाइप की वायरल बीमारी जो हमारे देश में और पूरे दुनिया में फैल गई है। तो उसमें मुझे लगता है कि इसका तोड़ बस यही था कि जितने भी लोगों के पास वो शक्ति है कुछ बदलाव करने की या इसमें काम करने की, वो पुरजोर मेहनत करें। और इधर जो हमारा सेकेंड वेव आया था, वो काफ़ी कैटास्ट्रोफिक था। किसी ने इतना बुरा सेकेंड वेव एंटिसिपेट नहीं किया था कि आएगा।
तो उसमें जब मुझे बनाया गया नोडल ऑफिसर और मुझे ये बताकर बनाया गया कि ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं आपको ठीक करने हैं, तो मुझे लगा कि ठीक है, लेट्स जस्ट टेक द प्रॉब्लम हेड ऑन एंड वी विल वर्क टुवर्ड्स इट। और बस इसी को मानते हुए, यही एक सोच रखते हुए मैंने एक एक पॉइंट के बारे में थोड़ा पहले मैंने अपना ब्रेनस्टॉर्मिंग किया, अपनी टीम इकट्ठी करी। उसके बाद जो भी हमारे ड्रग के स्टोर्स हैं, हमारे हॉस्पिटल्स हैं, सबसे मैंने लाइजनिंग करी, थोड़ा उसमें टेक्नोलॉजी के एलिमेंट्स डालने की कोशिश किए। मैंने गूगल फॉर्म बनाया ताकि लोगों को भरने में आसानी हो और जिनको भी रेमडेसिविर मिले वो सीधे हॉस्पिटल के थ्रू मिले और ट्रांसपेरेंट तरीके से मिले, किसी को भटकना ना पड़े। जी, ये हमने भी देखा कि आपने पर्सनल लेवल पे सोशल मीडिया के थ्रू भी आपको प्लाज्मा किसी को नीड चाहिए हो, आप उसके लिए भी डालते थे, आप रेमडेसिविर डालते थे, वो भी आपने काफ़ी इसमें हेल्प करी लोगों की। वो कार्य बड़ा अच्छा है, वो लोगों के सहज में है कि एक ऑफिसर जो एक IAS ऑफिसर है वो भी इस तरीके से लोगों के बीच जाती है, उनसे बात कर रही है, जैसा अभी शायद तक नहीं हो पा रहा था, वो भी आपका कनेक्शन काफ़ी अच्छा रहा है। अब हम बात करते हैं थोड़ी उपलब्धियों के बारे में। जैसा कि हमने देखा है कि आपने जो अपने SDM ऑफिस में ये वुमेंस के लिए शायद टॉयलेट स्पेशल बनाए हैं, हाइजीन का आप ध्यान रख रहे हैं, काफ़ी जगह सिटी पार्क की बात कर लीजिए या फिर हमारे शायद यहीं के बाहर कई बार आपने जो एक तरीके से सौंदर्यीकरण करने की कोशिश की थी वो भी आपका देखा गया था। तो किस तरीके से आप देखते हैं और किस चीज़ों में आप आगे ध्यान देंगे? जैसे कि मैंने कहा, स्वच्छ भारत मेरी प्रायोरिटी है। जब मैं यहाँ पर आई मुझे लगा कि इस एरिया में मैं थोड़ा बहुत काम कर सकती हूँ, तो मैंने सौंदर्यीकरण से बल्लभगढ़, बहुत ऐतिहासिक नगरी है बल्लभगढ़, मतलब मुझे लगता है कि इसमें बहुत खूबसूरती छुपी है इस छोटी सी जगह पे और इसकी खूबसूरती को निखारना ज़रूरी है। तो मैंने जनता के साथ मिलकर और भी ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके साथ मिलकर थोड़ा बहुत काम करना हमने शुरू किया। कुछ हमारे वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस ने वॉलंटरी रूप से जा जाकर अलग अलग एरिया में रेकी करी। हमारे यहाँ के खुद के लोगों ने, उन्होंने कूड़ा उठाने के अलग अलग स्टिक मैके टाइप प्रोग्राम्स भी अपने अपने मोहल्लों में किए। मुझे बहुत अच्छा लगा, उनको इतनी पब्लिसिटी मिली नहीं, बट उन्होंने कम से कम अपने लेवल पे काम किया। इसके साथ साथ हमने कुछ वॉल पेंटिंग्स कहीं कहीं बनाने की कोशिश करी, थोड़ा सुंदर बनाने की कोशिश किया अपने अपने सब डिवीज़न को। और जहाँ तक हाइजीन की बात है, तो मेंस्ट्रुअल हाइजीन, अगेन बीइंग अ लेडी, इट्स अ टॉपिक वेरी क्लोज टू माय हार्ट एंड आई थिंक जनरल हाइजीन के लिए जो हमारे यहाँ पे भी फीमेल्स या मेल्स काम करते हैं उनके लिए भी टॉयलेट्स वगैरह साफ़ रहना किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है। और मेंस्ट्रुअल हाइजीन की जहाँ तक बात है, हमने शुरुआती दौर में जब कोविड नहीं आया था तो हर महीने एक कहीं ना कहीं कैंप किया या कोई ना कोई प्रोग्राम किया, स्कूल के बच्चों के साथ किया, कभी हमने टीचर्स के साथ किया, एक बार हमने हमारा जो नीम का जेल है वहाँ पर जाकर किया। तो वहाँ हमने जागरूकता इसलिए फैलानी ज़रूरी समझी क्योंकि मुझे लगता है कि एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में ज़्यादा बात होनी चाहिए और महिलाओं के उत्थान में ये छोटी छोटी चीज़ें ही हैं जो महिलाओं के उत्थान को पूर्ण रूप दे सकती हैं। वैसे ही ऑक्सीजन सिलेंडर्स का चार्ज मुझे मिला था। मैंने पर्सनली देखा है कि प्लांट्स के बाहर लोग 2-2, 3-3 दिन तक अपने कंधे पे सिलेंडर लेके खड़े रहते थे ताकि उनके घर वालों को सिलेंडर मिल सके, थोड़ी सी ऑक्सीजन मिल सके, 1 लीटर मिल जाए, 2 लीटर मिल जाए, जितनी भी मिल सके मिल जाए। तो वो बहुत ही, जैसा कि मैंने कहा, बहुत बहुत बुरी परिस्थिति थी। तो मैंने उसका जिम्मेदारी मैंने खुद जाके मांगी है कि मुझे दे दिया जाए ऑक्सीजन सिलेंडर का इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूशन। मुझे दे भी दिया गया। मेरे सीनियर्स यहाँ बहुत सपोर्टिव रहे मेरे लिए। और फिर वही मैंने अपना प्लान ऑक्सीजन सिलेंडर में भी शुरू किया। हमने BDPO साहब भी इन्वॉल्व थे उसमें, हमने YMCA यूनिवर्सिटी को भी इन्वॉल्व किया और वही हमने गूगल फॉर्म का एक मॉडल शुरू किया जिससे कुछ लोग ऑनलाइन आवेदन करके 1 से डेढ़ घंटे में, जैसे कि अगर आपको टोकन मिलेगा और आप वहाँ पहुँचोगे जब प्लांट पे, तो 1 से डेढ़ घंटे के अंदर आपको आपका सिलेंडर मिल जाएगा, चाहे बड़ा आपको चाहिए चाहे छोटा चाहिए। यदि कोई व्यक्ति ऑनलाइन आवेदन करने में सक्षम नहीं है तो वो वहाँ मौके पे जाएगा, अपना आधार कार्ड डॉक्यूमेंट्स दिखाएगा, ऑन साइट रजिस्ट्रेशन करके सिलेंडर लेकर जाएगा। इससे चीज़ें बहुत व्यवस्थित हो गई थी और हमने ये देखा कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर हम सारे अपने जितने कस्टमर्स थे, मतलब 2 दिन के अंदर तो हम सबको केटर कर पा रहे थे और 1 हफ्ते के अंदर अंदर हमारी लाइंस जो लगती थी वो लगनी भी बंद हो गई थी। तो ये एक बहुत बड़ा मैं अचीवमेंट मानती हूँ, अपनी पूरी टीम का मानती हूँ। इसलिए भी मानती हूँ क्योंकि हमें कुछ टेस्ट कॉल्स आते हैं जब कोई भी, शायद आपके नॉलेज में भी होगा, अगर कोई भी इनिशिएटिव शुरू होता है डिस्ट्रिक्ट में तो टेस्ट कॉल्स आते हैं बड़े सीनियर्स की ओर से या फिर कहीं और से। तो हमें टेस्ट कॉल CM ऑफिस से भी आए थे, PM ऑफिस से भी आए थे और हमारा जो ये मॉडल फरीदाबाद में शुरू हुआ था इंडिविजुअल सिलेंडर्स का, वही फिर स्टेट लेवल पे रेप्लिकेट किया गया, सिमिलर फॉर्म के साथ उसे रेप्लिकेट किया गया। बल्लभगढ़ की उपलब्धि काफ़ी बड़ी कि वहाँ से नाम हुआ है। तो और मैम साथ में देखा गया पंचायत में आपका ऑफिस है, यहाँ पर भी काफ़ी सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान दिया जा रहा है। आप सरल केंद्र की बात कर लें, वहाँ पर कार्डलेस हो गया है, वो कैशलेस हो गया, इसमें ऑफिस कार्डलेस हो गया, वहाँ पर सारे आप ट्रांजेक्शन कैश नहीं कर रहे हैं, तो उस पर भी किस तरीके से आप ध्यान दे रहे हैं?
अगेन मेरा फोकस यही है कि करप्शन फ्री बल्लभगढ़ रहे। तो हमें जब यहाँ पर सरल केंद्र में हमने देखा कि एफिशिएंसी कम हो रही है या फिर लोग कैश लेकर आते हैं, जिस वजह से हम कोई रिकॉर्ड नहीं रख पाते कि कौन से ऑपरेटर ने कितना ट्रांजैक्शन किया है पर डे, तो हमने यहाँ पे पीओएस मशीन्स लगा ली और कैश ट्रांजैक्शन कम कर लिया ताकि वो कार्ड के थ्रू ही व्यक्ति ट्रांजैक्शन करे या किसी डिजिटल मीडिया के थ्रू ट्रांजैक्शन करे। ये भी इन लाइन विद द डिजिटल इंडिया मिशन ऑफ द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। और उसके साथ साथ हमने यहाँ पे पर ऑपरेटर हमने ये भी मॉनिटर करना शुरू किया है कि हर ऑपरेटर कितने टोकन्स काटता है, ताकि हम ये देख सकें कि हर ऑपरेटर की एफिशिएंसी कैसी है। मान लीजिए कोई व्यक्ति आ रहा है और उसको टोकन कटवाना है, तो मुझे ये पता चले कि मेरा कौन सा ऑपरेटर कितना एफिशिएंट है, कौन कितना काम कर रहा है, कौन कम काम कर रहा है। इससे कुल मिला के जितनी ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, जनता का फ़ायदा होगा। अब हम ऑन द डेली बेसिस करीब 120 टोकन काटते हैं। जब मैं यहाँ पे आई थी तो कभी वो 20 होते थे, कभी 30, कभी 60। तो मुझे लगता है कि ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है डिजिटल इंडिया मिशन को ही आगे बढ़ाते हुए। इससे हमारी पब्लिक सर्विस डिलीवरी भी इम्प्रूव होगी और जो हम क्या कहते हैं कैशलेस ट्रांजैक्शंस भी हम ज़्यादा प्रमोट कर पाएंगे। एक दो इश्यूज़ हैं, उसके ऊपर भी हम बात कर सकते हैं। प्लीज़। उसके ऊपर बात करते हैं हम। जैसे ट्रैफिक की बात करें, जो ट्रैफिक का आपने भी बताया किस तरीके से आप उस पर मॉनिटर करते हैं, आप विजिट भी करते हैं। लेकिन मैम हमें देखा गया है कई जगह पर जो ट्रैफिक है, हम अपनी जेट्यूड की बात कर लें, आजकल जो हाईवे पे काम भी चल रहा है, उस वजह से लोगों को सारा जो ट्रैफिक है वो एक कॉलोनी पे शिफ्ट हो गया है, जबकि वहाँ पर कोई ट्रैफिक पुलिस नहीं रहती है, वहाँ पर कोई होमगार्ड नहीं होता है जो उसको अरेंज करा सके या फिर उसको डाइवर्ट कर सके। तो उसके ऊपर भी क्या कहना चाहेंगे? और साथ में जो अपना बस अड्डा मार्केट है, वहाँ पर भी हमने देखा है ऑटो वाले का जो डायरेक्शन हमें सेट किया गया था एसएचओ द्वारा, वो भी उसको इतनी तरीके से पालना नहीं हो रही है। तो ये ट्रैफिक के नियमों के हिसाब से पोल्यूशन फैलता है, उससे हॉर्न होता है, जो कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारी चीज़ें से इफेक्ट होती हैं। तो उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये जो मोहित आप कह रहे हो, ये बात आपकी बिल्कुल गलत नहीं है, ये बात आपकी ठीक है। और इस मामले में जब मैं पर्सनली भी, क्योंकि जीटी रोड फंसी हुई है, तो मुझे भी अंदर से आना पड़ता है, मैं भी आम नागरिक की तरह अंदर से ही आती हूँ। ये बात एकदम ठीक है, इस पे काम हम कर भी रहे हैं। मैं पर्सनली भी जाती हूँ कभी कभी, जैसे कि आपने कहा ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए। अगेन आई वुड से दैट इसमें पूरी तरह से ये नहीं मैं कहूँगी कि पूरी तरह से इट हैज़ बीन मैनेज्ड, वो नहीं हो पाया है अभी तक। बट ऐसा नहीं है कि हम उस पर काम नहीं कर रहे हैं, हम रेगुलर बेसिस पे फील्ड विजिट्स करते रहते हैं। कभी बस अड्डे के पास करते हैं, कभी किसी और एरिया में करते हैं। अगेन जैसा कि मैंने कहा कि ये बात अलग है कि मैं कई बार उसको प्रेस में देना भूल जाती हूँ या फिर मैं मेन रूल्स में ट्रैफिक का भी, ट्रैफिक पुलिस का भी, अगर वो खुद अपने उस पर करें तो। हाँ, मैं वो करना भूल जाती हूँ। पर ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर हमने कई लोगों के, ऑटो वालों के चालान काटे हैं। अग्रवाल स्कूल के पास हमने काटे हैं, जो अग्रवाल क्या कहते हैं कॉलेज के पास हमने काटे हैं, हमने इधर बस अड्डे के पास काटे हैं और हमने कई दिनों तक काटे हैं। लेकिन इसमें बहुत इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, बहुत कंसिस्टेंट इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और रोज़ के एफर्ट की ज़रूरत है। वो भी हम करने की कोशिश कर रहे हैं। और जहाँ तक अपनी ये पॉइंट आप बहुत इंपॉर्टेंट लेकर आए हो मेरे सामने कि वो अंदर चावला कॉलोनी के पास कोई ट्रैफिक पर्सनल खड़ा नहीं होता है, इस बात का मैं आज ही संज्ञान लूँगी। थैंक यू मैम, आपने इस बात पे रोशनी डाली। एक आखिरी सवाल आपसे, 11 महीने हो चुके हैं, काफ़ी चीज़ों का हम भी इम्प्रूव प्रेस में होने के बाद भी हम भी काफ़ी फीडबैक आप लेते रहे हैं, जनता से लेते हैं, प्रेस से फीडबैक हैं, वो अच्छा पॉइंट है, काफ़ी चीज़ सुधरी है, बहुत सी चीज़ सुधरी है। लेकिन एक लास्ट पॉइंट आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा, कोई ऐसी चीज़ें, कोई ऐसे पॉइंट्स या किसी मुद्दे पर जो आप कहें कि इम्प्रूव हो रहा है या इसको और बेहतर कर सकते हैं, या जिन पे आप रोशनी डालना चाहेंगे? बस मैं यही 2 पॉइंट्स जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं। पब्लिक स्पेसेस का एक्सेस होना चाहिए लोगों को, और पब्लिक स्पेसेस के एक्सेस होने के लिए ताकि जो लोग पेडेस्ट्रियंस हैं पैदल चल सकें, जो साइकिल पे चलते हैं वो साइकिल पे चल सकें, जो व्यक्ति अपनी दुकान जा रहा है वो अपने दुकान जा सके, जो क्या कहते हैं अपनी ऑटो चला रहा है वो ऑटो चला सके। इसके लिए ट्रैफिक मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि ये एक एरिया है जिस पे काम किया जा सकता है और भी इस पे कंसिस्टेंट रूप से लगातार काम करना पड़ेगा। और दूसरा मैं ये समझती हूँ कि स्वच्छ भारत भी एक ऐसी चीज़ है जो न केवल फरीदाबाद में, न केवल मतलब एनसीआर रीजन में, बल्लभगढ़ में भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये एक ऐसी चीज़ है जिसका समाधान तभी हो पाएगा जब व्यक्ति ये समझेगा कि यहाँ का कूड़ा साफ करना इसकी, उसकी या इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मेरी जिम्मेदारी है। जब आप आगे बढ़ेंगे, आप आगे आएंगे, जब जन भागीदारी होती है, तभी ये कुछ बहुत जटिल समस्याओं का समाधान हो सकता है, जिसमें मैं स्वच्छ भारत को बहुत अहम मानती हूँ। अगेन ट्रैफिक को भी बहुत अहम मानती हूँ। ये थी एसडीएम अपराजिता मैम, आपका धन्यवाद हमें टाइम देने के लिए। इसी वीडियो को जुड़े रहें और इस तरीके की अन्य वीडियो के लिए हमारे न्यूज़ डाउनलोड पर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।